हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो 2012 में क्वेश्चन पेपर हुआ था बोर्ड का, उसका जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने 2011 का क्वेश्चन जो था वो कवर कर लिया है। यदि पहला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे होइएगा तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रथम पाली का क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यानी पाइरुवेट अम्ल के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनता है। यह प्रक्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरित लवक में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केंद्रक में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि किस में होती है। फटाफट बता दीजिए हमको। ये जो पाइरुवेट अम्ल का विखंडन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है, तो यह प्रक्रिया किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कांच, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। बताइए हमको फटाफट कि किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होता है वो क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। लेंस बनाने के लिए हमको पारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जल, कांच और प्लास्टिक है, तीनों क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। तो इन तीनों का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? यानी वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसके आकार का बनेगा। किस में पूछ रहा था? उत्तल लेंस में। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोकस पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अनंत पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाशीय केंद्र पर। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सामने उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसी पर यानी सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी लगभग होती है। यानी पूछ रहा है कि हमारा जो स्पष्ट दृष्टि होता है उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। फटाफट बता दीजिए आप लोग। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। लोहे की परमाणु संख्या होती है, यानी जो हमारा Fe होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 23, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 26, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 24। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो हमारा लोहा यानी Fe होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है
उसका pH निम्नलिखित में कौन नहीं होगा। यानी कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है यहाँ, यानी लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है इसका जो pH मान होगा इनमें से कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 8। इसमें आप लोग बता दीजिए कि कौन सा जो pH होगा वो इस विलयन का नहीं हो सकता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको कमेंट करके, फटाफट बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ लाल से नीला कर रहा है। क्यों 5 नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ हमारा जो विलयन है क्या, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो क्षारीय पदार्थ का pH मान कितना होता है, 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ 11, 10 और 8 तो पॉसिबल है कि वो हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 जो हमारा होगा वो अम्लीय पदार्थ होगा जो नीला को लाल कर सकता है, लेकिन लाल को नीला नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 11, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10। यानी हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। यानी जो उसमें उदग्र स्तंभ होती है उसकी संख्या कितनी होती है वही पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कीटोन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो हमारा बॉन्ड CHO होता है वो किसका क्रियाशील मूलक होता है। फटाफट बता दीजिए इसका नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए हमको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्डिहाइड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है I²R, ऑप्शन बी में दिया हुआ है IR², ऑप्शन सी में दिया हुआ है VI, ऑप्शन डी में दिया हुआ है V²/R। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि जो इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो हमारा P के लिए सही नहीं है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी IR² जो होता है वो निरूपित नहीं करती है। बाकी यहाँ जो हमारा दिया हुआ है I²R, VI और V²R, ये जो हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जनित्र, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मोटर। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बता दीजिए। चलिए इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनित्र, यानी जिसको जनरेटर हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में दिया हुआ है कम हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्थिर रहता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है निरंतर परिवर्तित होता है। यानी लघुपथन के समय पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है। जब दो तार आपस में टकरा जाता है तो उसको हम लघुपथन कहते हैं। तो उस समय विद्युत परिपथ में धारा का मान कितना होता है बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का मान आवश्यकता से अधिक परिपथ में प्रवाहित होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लकड़ी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोबर गैस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोयला। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें जो स्रोत है वो जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है। फटाफट बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। वो क्या होता है, परमाणु रिएक्टर से प्राप्त होता है। उसमें भारी भारी जो तत्व होते हैं उसका क्या कराया जाता है, आपस में रिएक्शन कराया जाता है भारी भारी तत्वों को आपस में, जिससे नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलेय यानी घुलनशील होती है। यह तत्व हो सकता है, यानी पूछ रहा है कि वो कौन सा तत्व है इस ऑप्शन में जो ऑक्सीजन के साथ संजोग कर उच्च गलनांक वाला, यानी जिसका गलनांक क्या हो, अधिक हो, और जो यौगिक बने वो जल में क्या हो, घुलनशील भी हो। तो उस तत्व को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिलिका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है Fe यानी फेरस यानी लोहा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा तत्व हो सकता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और वो जल में घुलनशील भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7 सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8 सहसंयोजक बंध है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9 सहसंयोजक बंध है। तो इसमें आप लोग बताइए कि जो C2H6 है उसमें हमारा जो सहसंयोजक बंधन है उसकी संख्या कितनी होगी। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होती है। कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और सबके पास एक कौन को हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया, 7 हो गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। यानी जो ओजोन के अणु होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना होता है। ओजोन का फार्मूला कितना होता है, वो 3 होता है। आप लोगों के सामने लिख दिया फार्मूला जबकि हिंट्स के लिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी नंबर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलने से जो हमारा ओजोन के एक अणु होता है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। यानी जो हमारा वृक्क है वो किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पोषण से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्वसन से, ऑप्शन सी में दिया है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिवहन से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जो हमारा वृक्क है वो किस तंत्र से संबंधित है। फटाफट आंसर आप लोग बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। उत्सर्जन चैप्टर में ही आप लोग पढ़े होइएगा वृक्क के बारे में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्रमिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिनेप्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्सॉन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आवेग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो 2 तंत्रिका कोशिका होती है उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाह्य दल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंडाशय, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अंडप, ऑप्शन डी में दिया हुआ है परागकण। यानी जो पुष्प का पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये सब भी एक क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परागकण होता है, जो पुष्प का नरयुग्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चिंपैंजी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मकड़ी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जीवाणु। यानी कहने का मतलब है जो मनुष्य था पहले किस रूप में था, यानी कैसा था, यानी उनका जो प्रजाति है किन से संबंधित है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिंपैंजी से जो संबंधित है हमारा मनुष्य का क्या है, क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमीबा में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ईस्ट में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लेशमिनिया में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में होता है, फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट कोशिकाओं में होता है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पाली का क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। सेकंड पाली का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहले बार है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।